फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट को रट्टा मारा हुआ होने चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ऐसा भी नहीं होते कि अल्टरनेट ईयर्स करके बनते हैं। हर साल इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की ये बात है कि आप जब इसे कवर कर लोगे तो लगभग आपका हर एक टॉपिक से ये मुद्दा जो है रिलेट करता है। हर एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हो, रट्टा मार लेते हो, तो आपको आंसर मेकिंग के स्किल आ जाएगी। आप अच्छे से आंसर्स तैयार कर पाओगे। और कोई भी आप टॉपिक उठाओ फ्रेंड्स लॉ का, लेकिन अगर आप उसको गहराई से पढ़ लेते हो तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है और हमेशा रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर लॉ स्टूडेंट के मुंह पे होना चाहिए और आंसर इसका बिल्कुल रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये है भी इतना इजी। अगर आप इंटरेस्ट से इसको पढ़ रहे हो तो आपको मतलब इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इम्पोर्टेंट भी इतना है क्योंकि यही जो है लॉ का बेस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लॉ का बेस है और हमारे इंडिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, पहले जो हमारा इंडिया था वह गुलाम था और 26 नवंबर 1949 मतलब 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे बनाने में फ्रेंड्स 2 years 11 month और 18 days पूरे के पूरे लगे थे। और इसे जो है इंडियन सिटीजन के सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ड्यूटीज़ और उनके सारे अधिकारों को मुद्दे नज़र रखते हुए इसे बनाया गया है और इंडिया को गिफ्ट कर दिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि हमारे इंडिया का गोल्डन डे था उस दिन, और हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो हमारे लिए एक समझो तो वरदान है। भले ही ये दूसरी कंट्रीज से इंस्पायर्ड है, जैसे कि इंग्लैंड के बहुत सारे लॉ इसमें है जो जिनसे हमने कॉपी किया है उनके सिस्टम को। तो फ्रेंड्स, ये उससे भी बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक मसले को बारीकी से देखा गया। अब ये लेंथीएस्ट कैसे हो गया? क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इसमें मल्टी लिंगुअल लोग हैं, जैसे कि उनके अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग क्रीड है। तो फ्रेंड्स, सबको एक जगह कंस्टिट्यूट किया गया और सबके कस्टम्स और रिलीजन को सम्मान दिया गया और सारे लैंग्वेजेस को सम्मान दिया गया। इंडिया में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है शायद ही किसी कंट्री में उतने लैंग्वेजेस हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सोल क्यों कहते हैं प्रियम्बल को? क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रियम्बल जो है वह एक शपथ है। वह, जैसे कि हम शुरू में ही पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic to constitute to its citizen। तो फ्रेंड्स, इसी फर्स्ट लाइन से ही आप समझे,
इसमें क्या कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। मतलब इंडिया के सारे जो उस वक्त के वेल एजुकेटेड और समझदार लोग थे, शायद ही अब उतने समझदार लोग हो, लेकिन उन्होंने इतना कुछ सहा था, इतना कुछ देखा था इंडिया में। मतलब अंग्रेज़ों की शासन की वजह से इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी और इतना ज़्यादा वो लोग अपने अधिकारों को लेके जागरूक हो चुके थे कि उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ वैसा शायद ही अगर कोई उतना प्रॉब्लम फेस ना किया होता और अभी बनता तो शायद ही वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता। और इवन फ्रेंड्स, अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंडिया के सिटीजन्स के अधिकारों के लिए ही बनाया गया है और उनकी रक्षा के लिए उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, एजुकेशंस किए जाते हैं और उसे कंट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरह से बनाया गया है। तो प्रियम्बल को सोल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रियम्बल ही वो जगह है जहाँ पे बात की गई सिटीजन्स के अधिकारों को लेके। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सॉवरेन वर्ड इस्तेमाल किया गया। सॉवरेन मतलब क्या हो गया, संप्रभुता आ गई। मतलब जैसे पहले क्या थे कि किंगडम थे, तो एक राजा था, बाकी सब गुलाम थे। तो ऐसे क्या होता था कि गुलाम वंश होते थे, उनके जो वंशज जो होते थे वो खाली गुलामी करेंगे किसी राजा का, ऐसा इसको इस सब चीज़ों को एबोलिश किया गया और जो है सॉवरेंटी आई। सॉवरेंटी आने से क्या हो गया इक्वालिटी हो गई, अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई और सारे लोग सॉवरेन हो गए। मतलब सबको अपने बराबर के अधिकार मिले। जैसे पहले क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, लोग सॉवरेन नहीं थे, मतलब एक तरह से आज़ाद नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वह जो फ्रीडम की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दिए गए सिटीजन को, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, बहुत तरह के फ्रीडम्स दिए गए और राइट्स दिए गए और ड्यूटीज़ दी गई। तो ये क्या था फ्रेंड्स, यह बहुत ज़रूरी था उस वक्त पे लिखित रूप से सुचारू रूप से इसे लागू करना, क्योंकि बहुत समय से लोग क्या था कि गुलाम की तरह जीते जीते उनको गुलामों की तरह जीने की आदत हो गई थी। वो लोग वही चीज़ सही मानते थे। जैसे कि उस वक्त रूल था कि अगर कोई गुलाम का बेटा है तो फिर वह उस वंश की गुलामी करेगा। तो इन सब को एबोलिश करने के लिए सॉवरेंटी को लाना बहुत ज़रूरी था। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या बोला गया, सोशलिस्ट। तो लोग सोशलाइज करना शुरू किए, जिससे कि अनटचेबिलिटी और बहुत से चीज़ें ये रिजॉल्व हुई। जैसे कि सोशली सबको प्रेस का अधिकार मिला, सब अपनी बातें खुलकर रखने लगे और सबके अधिकारों की रक्षा होने लगी, सम्मान होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर हुआ, जिससे कि सबको समान अधिकार मिले। फिर उसके बाद बोला गया सेकुलर। सेकुलर मतलब सबको एकजुट किया गया। फिर आया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी था, क्योंकि पहले जो किंगडम थे, राजाओं वाले राज थे, तो उसमें क्या होता था कि किसी को
फिर उस राजा के ऊपर जाके उतना आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। अब किंग्स की किंगडम को ये करके सरकार आई यहाँ पे। तो सरकार आने की वजह से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। तो फिर किसी एक इंसान की संप्रभुता नहीं रही। तब डेमोक्रेसी आई, एग्जीक्यूटिव से हुए, और जैसे कि आज का प्रधानमंत्री भी है, तो वह 5 इयर्स में हम लोगों को अधिकार है कि हम उसे रख सकते हैं या फिर री इलेक्ट कर सकते हैं। वैसे राजाओं के खिलाफ हमें अधिकार नहीं था। हम अगर कोई राजा है तो उसका पूरा वंशज वैसे राज चलाता था, चाहे प्रजा को अच्छा लगे या ना लगे। तो डेमोक्रेसी आना बहुत ज़रूरी था। और डेमोक्रेसी में क्या हुआ, लोगों को हक मिला कि वह अपना एडमिनिस्ट्रेटर चुन सके, और अगर वह नहीं पसंद आ रहा है तो उसे फिर री इलेक्ट करके दूसरा कोई वह अपना एडमिनिस्ट्रेटर चुन सके। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी क्या है और प्रेसिडेंट भी क्या है, वो सब भी एक एग्जीक्यूटिव है। वह हमारे द्वारा चुने गए, मतलब देश के एक तरह से सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। वो कोई किसी का राजा नहीं है। यहाँ पे उन्हें पब्लिक के द्वारा यह अधिकार दिया जाता है, यह सौभाग्य दिया जाता है कि वह अपने आइडियाज़ और अपने व्यू पॉइंट से देश को कुछ सालों तक चला सके। ये बात हुई डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी ही होता है फॉर द पीपल, मतलब जनता के लिए, बाय द पीपल, जनता से ही, टू द पीपल, जनता को ही। फिर आया एक वर्ड रिपब्लिक यूज किया गया। तो रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, मतलब सब वहाँ पे आज़ाद है, सबकी अपनी अपनी राइट्स है। तो ये कितना सुंदर एक मतलब एक संकल्प है जो आज तक अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसे प्रियम्बल जरूर पढ़ना चाहिए और प्रियम्बल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाता है। फिर यहाँ पे बात की गई जस्टिस की, कि सबको इक्वल रूप से जस्टिस, न्याय मिलेगा, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले जातिवाद के हिसाब से जो जॉब्स वगैरह है वो बांटे हुए थे। अब जो पिछड़ी हुई जातियाँ थी उनको आगे लाने के लिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए सरकार ने इसमें कितनी सारी रिजर्वेशंस की बात की गई है। जैसे SC ST की रिजर्वेशंस, जो पुअर और वीकर सेक्शन के हैं उनके लिए रिजर्वेशंस। तो इससे क्या है कि सबको समान अधिकार मिला और सबको शिक्षा का और न्याय का और नौकरी का सबको इक्वल अधिकार मिला। यहाँ पे सबके साथ जस्टिस किया गया। फिर नेक्स्ट वर्ड इसमें बोला गया लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। तो यहाँ पे लिबर्टी की बात इसलिए करनी जरूरी थी क्योंकि पहले लोग इतने लिबरल नहीं थे कि वह अपने लिए मतलब सोच सके। क्योंकि पहले जैसे था कि मैंने बोला कास्टिज्म के और क्लास के हिसाब से बांटा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर थे कि जहाँ पे कुछ अपने आप को ऊंचा जात बोलने वाले लोग ही जाते थे और दूसरों को वहाँ पे इंटर नहीं करने देते थे। जैसे क्षुद्र लोग थे पहले जो स्वीपर वगैरह का काम करते थे, उनको कुछ डेफिनेट मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पे लिबर्टी ऑफ वर्शिप, फेथ एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है,
उसी संदर्भ में बात की गई है। यहाँ पे सबको लिबर्टी होगी। और जैसे कि पहले का ज़माना में ये था कि कुछ डेफिनेट क्लास के बच्चों को ही शिक्षा का ये था, प्रावधान था, बाकी बच्चों को शिक्षा से भी वंचित किया जाता है। तो वो सब लिबर्टी के द्वारा उन्हें दिया गया, उस सब की आज़ादी मिली सबको समान रूप से। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात की गई इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि किंग्स के हाथ में सारे किंगडम्स थे, तो वहाँ पे स्टेटस के हिसाब से लोगों को ऊंचा नीचा देखा जाता था और काम के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रिजर्वेशंस वगैरह दिए गए और सबके अधिकारों के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई एजुकेशन की और जॉब की। तो इससे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी भी सबके बैलेंस हुए। अब नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे बात की गई है फ्रेटर्निटी की। तो फ्रेटर्निटी के हिसाब से पहले बिरादरी सिस्टम होती थी, तो बिरादरी में कास्ट को डिवाइड किया गया था। तो उसको फिर सबकी गरिमा को एश्योर करने के लिए, बचाने के लिए, हर एक इंसान की एक गरिमा होती है, हर एक इंसान में गुण होते हैं। तो सबकी गरिमा को संरक्षित करने के लिए और बचाने के लिए बिरादरी सिस्टम से सबको एक जगह यूनाइट किया गया, इंटीग्रेट किया गया इस प्रियम्बल के जरिए। फिर क्या बोला गया लास्ट लाइन में कि इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1969 do hereby adopt and enact and to give ourselves this constitution। मतलब उस दिन यह बन चुका था और हम लोगों को दिया गया। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन जो का प्रियम्बल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको बस आपको समझ लेना है और इसमें आप आसानी से आंसर मेक कर सकते हो। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हर एक सिटीजन से यही एक्सपेक्ट किया गया कि वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करेगा, उसे अबाइड करेगा और इसके इंस्टीट्यूशन को भी मानेगा। तो बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन और यह हमें सिखाता है, ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन को किन मूल्यों के तथ्य पे जीना चाहिए। एक बस सीख है और कुछ नहीं है। अब लास्ट में यहाँ पे ये भी एक चीज़ पॉइंट नोट करने की बात है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिर्फ लॉ नहीं माने, यह एक मशीनरी है जिसके जरिए लॉ बनता है। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बेस है लॉ का, और आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किए हैं तो प्रियम्बल तो आपको एकदम, मेरे ख्याल से मैंने पूरा समझाया है और आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि प्रियम्बल का कंसेप्ट क्या है और क्यों इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा। इंतज़ार करते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो का।